6 अगस्त 1945 को दुनिया में पहली बार अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ किया। इस बॉम्ब का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था जिसने पूरे हिरोशिमा सिटी को तबाह कर डाला। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है, आखिर किसने ये जंग शुरू की और फिर क्यों न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज़ किया गया। आइए जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर फैक्ट स्पॉट चैनल की इस वीडियो में। 43 seconds, a weapon of meteoric force hurtled toward Earth. At around 600 meters above the Japanese city of Hiroshima, neutrons within the bomb began to split uranium-235 atoms. ये 6 अगस्त 1945 का दिन था जब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। तमाम लोग सिर्फ अपने ऑफिस पहुंचे ही थे कि उन्होंने आसमान पर एक जहाज देखा। ये अमेरिका का बोइंग B-29 प्लेन था जिससे एक छोटी सी चीज गिर रही थी। जापानीज लोगों के गुमान में ही नहीं था कि ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब है जो हमेशा के लिए उन्हें मिटा कर रख देगा। बेसिकली हमारी स्टोरी का स्टार्ट होता है वर्ल्ड वॉर 2 से। जापान धड़ाधड़ एक से एक मुल्क पर कब्जा किए जा रहा था। इसके अलावा पैसिफिक ओशन में मौजूद फिलीपींस पर भी जापान की नज़र थी, मगर फिलीपींस उस वक्त न्यूट्रल यूएस की एक कॉलोनी थी। लेकिन जापान कुछ भी करके फिलीपींस पर कब्जा करना चाहता था। जापान ने पहले से ही ताइवान, कोरिया और चाइना के बड़े बड़े सिटीज़ पर कब्जा कर रखा था। नेचुरल रिसोर्सेज कम होने की वजह से जापान बाकी मुल्कों पर कब्जा करना चाहता था। वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका चाइना का एक बहुत बड़ा साथी था। अमेरिका ने चाइना को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ये वही चाइना है जिसके साथ आज अमेरिका की बिल्कुल भी नहीं बनती। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी, इटली, जापान और दूसरी तरफ यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन और सोवियत यूनियन थे। शुरुआत में यूएसए बिल्कुल भी इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 का लॉस देखने के बाद अमेरिका ने डिसाइड किया कि हम दोबारा कभी भी किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब एक तरफ हिटलर था जो धड़ाधड़ यूरोपियन मुल्कों पर कब्जा कर रहा था, और दूसरी तरफ था जापान जो कब्जे पर कब्जे किए जा रहा था। इन हालात को देखकर अमेरिका ने जापान को कॉपर, स्टील और आयरन देना बैन कर दिया ताकि ये कब्जा करने का सिलसिला ख़त्म हो जाए। ये तमाम अहम रिसोर्सेज बैन करने के बाद भी जापान ना रुका। इसके बाद अमेरिका ने जापान को ऑयल देना भी बंद कर दिया, क्योंकि जापान का 80% ऑयल अमेरिका से ही आता था। अमेरिका ने ये शर्त रखी कि जापान पहले चाइना से अपना कब्जा ख़त्म करे, फिर हम जापान को ऑयल देंगे। अब जापान के लिए ऑयल काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि दिन ब दिन उनके पास ऑयल ख़त्म होता जा रहा था। अब ऑयल की कमी को पूरा करने के लिए जापान ने इंडोनेशिया पर कब्जा करने के लिए सोचा, मगर मसला ये था कि इंडोनेशिया और जापान के दरमियान फिलीपींस था, जो अमेरिका की एक कॉलोनी थी। फिलीपींस के करीब अमेरिका का एक पर्ल हार्बर नेवल बेस था। जापान अच्छी तरह से जानता था कि अगर हमने फिलीपींस पर हमला किया तो इसके जवाब में यूएस भी हम पर हमला ज़रूर करेगा। तो सबसे पहले जो हम पर हमला होगा वो पर्ल हार्बर से ही होगा। तो जापान ने सोचा कि हम सबसे पहले अमेरिका के इस बेस को ही तबाह करेंगे, क्योंकि इस बेस को तबाह करने के बाद जापान इजीली फिलीपींस पर कब्जा कर पाएगा। जापान अब छुपकर पर्ल हार्बर पर अटैक करने की तैयारी में लग गया। हमले के दिन पर्ल हार्बर पर 8 बैटलशिप्स, 4 सबमरीन्स, 390 बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स और 59 एंटी एयरक्राफ्ट शिप्स मौजूद थे। जापान ने 2 बैटलशिप्स, 39 सबमरीन्स, 414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स और 30 डिस्ट्रॉयर्स को 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर पर्ल हार्बर की तरफ रवाना किया। पर्ल हार्बर से सिर्फ 370 किलोमीटर दूर ही एयरक्राफ्ट कैरियर्स रुक गए, और यही था वो पॉइंट जहां से जहाज़ों को अटैक के लिए उड़ना था। 1 घंटा 45 मिनट तक जापानीज जहाज़ तबाही करते रहे। सबसे पहले जहाज़ों का पहला ग्रुप आया जिसने पूरे पर्ल हार्बर को तबाह कर दिया। जापानीज प्लेन्स ने अमेरिका के 300 प्लेन्स, 20 के करीब शिप्स और 8 बैटल शिप्स को तबाह कर दिया। जापान के इस हमले को देखकर अमेरिका ने साफ साफ जंग का ऐलान कर दिया, और अल्टीमेटली 1941 के बाद अब अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा बन गया। अब अगले कई महीनों तक अमेरिका ने पर्ल हार्बर पर काम जारी रखा, और आखिरकार 3 माह की मेहनत के बाद पर्ल हार्बर को दोबारा से रिपेयर कर दिया गया। अगले 4 सालों तक अमेरिका और जापान के दरमियान काफ़ी जंगें हुई। एक तरफ था अमेरिका जो किसी भी तरह से जापान को हराना चाहता था, तो दूसरी तरफ था जापान जो किसी भी सूरत सरेंडर नहीं कर रहा था।
पर्ल हार्बर अटैक के बाद अमेरिका ने भी जापान पर एक सडन अटैक करने का सोचा। आखिरकार 18 अप्रैल 1942 को अमेरिका ने जापान के कैपिटल सिटी टोक्यो पर सडन अटैक किया। वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा बनने के बाद ये अमेरिका का पहला अटैक था जो टोक्यो पर किया गया। 1945 तक की जंगों में काफ़ी सोल्जर्स मारे गए। जापान अब इस जंग में काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, मगर सरेंडर करने को फिर भी तैयार नहीं था। आखिरकार अमेरिका ने इस मसले का एक ही सलूशन ढूंढा और वो था एटॉमिक बॉम्ब। एटॉमिक बॉम्ब को यूज़ करने से पहले अमेरिका ने डिसाइड किया कि जापान को एक लास्ट वार्निंग दी जाए। सो फाइनली 26 जुलाई 1945 को जापान को लास्ट टाइम वार्न किया गया। जापान सरेंडर करने के लिए तो मान गया, मगर एक शर्त पर, और वो शर्त ये थी कि जापान ऑक्युपाइड एरियाज पर अपना कंट्रोल नहीं हटाएगा। लेकिन अमेरिका ने ये तमाम शराइत मानने से इनकार कर दिया और आखिरकार 29 जुलाई 1945 को जापान ने अमेरिका की लास्ट वार्निंग को भी रिजेक्ट कर दिया। उस वक्त 1945 में जापानीज लोगों को मालूम तक ही नहीं था कि एटॉमिक बॉम्ब होता क्या है। सरेंडर ना करने के बाद अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब्स को गिराने के लिए जापान के सिटीज़ को सेलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। आखिरकार एक लिस्ट बनाई गई जिसमें 5 शहरों के नाम लिखे गए। उस वक्त इस लिस्ट में नागासाकी का नाम कहीं पर भी मौजूद नहीं था। सो अमेरिका का नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब फेंकने का कोई भी प्लान नहीं था। आखिरकार 6 अगस्त 1945 को सुबह के 8:15 पर बोइंग B-29 प्लेन देखा गया, जिसने लिटिल बॉय को जापान के हिरोशिमा सिटी पर फेंका। एक एस्टीमेट के मुताबिक इस एटॉमिक बॉम्ब ने गिरते ही 90,000 से ज़ायद लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस एटॉमिक बॉम्ब को हिरोशिमा पर गिराने के बाद अमेरिका दुनिया का पहला वो कंट्री बन गया जिसने पहली बार न्यूक्लियर वेपन को यूज़ किया। जो लोग इस अटैक में सरवाइव कर गए वो आज भी इसके इम्पैक्ट को ना भुला सके। वो बताते हैं कि ब्लास्ट के बाद इतनी तेज़ रोशनी फैल गई जिसकी वजह से बहुत सारे लोग टेम्परेरी अंधे हो गए। इसके बाद इतनी तेज़ और लाउड आवाज़ आई जिससे बहुत सारे लोग परमानेंट बहरे हो गए। टेम्परेचर नॉर्मल से बढ़कर 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा, जिसकी वजह से लोगों की स्किन्स पिघलना शुरू हो गईं। इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था जिससे बहुत सारे लोग अंधे और बहरे हो गए और काफ़ी लोग तो इसके इम्पैक्ट को बर्दाश्त भी ना कर सके और अपनी जान की बाजी हार गए। ये न्यूक्लियर बॉम्ब इतना पावरफुल था जिसने गिरते ही 80% हिरोशिमा को तबाह कर दिया। ये सैटेलाइट की फ़ोटोज़ हैं बॉम्ब गिरने से पहले और बाद की। इस इतने बड़े नुकसान के बाद भी जापान ने ये कहते हुए सरेंडर नहीं किया कि ये तो सिर्फ एक बॉम्ब था। लिटिल बॉय के बाद भी जापान ने सरेंडर नहीं किया और अपनी जिद पर वैसे के वैसे ही अटका रहा। इस सिचुएशन को देखने के बाद 9 अगस्त 1945 को यानी लिटिल बॉय अटैक के सिर्फ 3 दिन बाद फैट मैन को नागासाकी पर ड्रॉप किया गया। सुबह के तकरीबन 11 बजे बोइंग B-29 जहाज आया जिसने फैट मैन नामी दूसरे एटॉमिक बॉम्ब को नागासाकी पर गिराया। ये फैट मैन नामी एटॉमिक बॉम्ब था जो लिटिल बॉय से भी ज़्यादा पावरफुल था। इस फैट मैन एटॉमिक बॉम्ब को जापान के एक सिटी क्योटो पर फेंका जाना था। क्योटो एक क्लाउडी सिटी है जिसकी वजह से उस दिन विजिबिलिटी काफ़ी लो थी। फैट मैन को उस दिन क्योटो पर फेंका जाना था, लेकिन उस दिन वेदर काफ़ी क्लाउडी और स्मोकी था, जिसकी वजह से प्लान को चेंज करके फैट मैन को नागासाकी पर ड्रॉप किया गया। इन दोनों एटॉमिक बॉम्ब्स की वजह से 2 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। नागासाकी पर हमला करने के बाद अब जापान बिल्कुल कमज़ोर हो गया, क्योंकि इस बार गिराया जाने वाला बॉम्ब पहले वाले से भी काफ़ी पावरफुल था। जैसे ही ये बॉम्ब नागासाकी पर गिरा उसी वक्त ही 40,000 लोग मारे गए। 1941 से लेकर 1945 तक अमेरिका और जापान के दरमियान काफ़ी जंगें हुई जिसमें अमेरिका के काफ़ी सोल्जर्स मारे गए। अब अमेरिका न्यूक्लियर वेपन को यूज़ करके दुनिया को दिखाना चाहता था कि कोई भी मुल्क अब अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका अब एक न्यूक्लियर पावर है। नागासाकी पर अटैक करने के बाद जापान बिल्कुल कमज़ोर हो गया और फाइनली 2 सितंबर 1945 को फाइनली जापान ने सरेंडर कर लिया और यही हुआ वर्ल्ड वॉर 2 का इख्तिताम। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।